Hello, welcome to Kane Studies, CAPF AC 2021, Mission 240 Plus. Today we will see day 11th. Today we will see question of day 11th as well as will provide grammar solution of day 10. I hope you are enjoying the session. हमने अब तक जो भी है 1000 क्वेश्चन कर लिए हैं और इसमें जो भी है आज 1100 कंप्लीट हो जाएगा जो पेड वाले हैं, ठीक है। और जो आपके नॉन पेड वाले हैं उनके लिए भी आपके पास ये चल ही रहा है, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द 1951 यूएन कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी। तो जो शरणार्थी है, तो शरणार्थियों की स्थिति पर जो 1951 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है, तो भारत हस्ताक्षर करता नहीं है। और इनफैक्ट इसमें जो फिर मॉडिफाई 1967 में भी हुआ, तो उसमें भी भारत ने कोई एक्शन नहीं लिया। देखो कहीं भी जो है माइग्रेशन का है, एक बहुत बड़ा अभी रिफ्यूजी का बहुत बड़ी क्राइसिस दुनिया में चल रही है। जैसे एक माइग्रेशन होता है प्रॉपर तरीका से कि यस दैट इज हैपनिंग। माइग्रेशन कहीं भी क्यों हो रहा है, वो हो रहा है पुश फैक्टर और पुल फैक्टर के कारण। पुश फैक्टर जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया में लेते हैं, तो इंडिया में ही माइग्रेशन यानी कि इनसाइड कंट्री माइग्रेशन लेते हैं, तो क्या होता है, अर्बन टू अर्बन होता है, रूरल टू अर्बन होता है, ठीक है, या रूरल टू रूरल होता है, या फिर अर्बन टू रूरल होता है। तो ठीक है, अर्बन टू अर्बन हो सकता है, वन सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर रूरल से अर्बन जो है हम सबसे अधिक देखते हैं। और वीमेन के मैरिज के फलस्वरूप जो है रूरल टू रूरल हम बहुत माइग्रेशन देखते हैं। लेकिन जो रिफ्यूजी होते हैं कि एक कंट्री में क्राइसिस चल रहा है, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में अहमदिया और बहुत सारे सेक्ट्स को टॉर्चर किया जा रहा है, प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो वो वहाँ से छोड़ करके जाते हैं। या फिर सीरियन क्राइसिस है, और फिर या फिलिस्तीन में प्रॉब्लम है, तो बहुत जगह जो है, या फिर रोहिंग्या का क्राइसिस। तो भारत जो है, भारत के पास रिफ्यूजी के लिए प्रॉपर कोई भी रूल्स प्रॉपर फ्रेम्ड नहीं है, और ना तो इसने यूएन कन्वेंशन को साइन किया है, तो सिग्नेचर भी इसमें नहीं किया है। इसका एक कारण क्या है ना, कि इंडिया का ऑलरेडी हमारे पास इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है। यदि पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार देखें, तो हम ऑलरेडी इस जो भी वर्ल्ड का 2.4% लैंड पे हमारे पास ऑलरेडी 17% पॉपुलेशन है। तो हम कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा क्राइसिस को नहीं झेल सकते हैं। यस, व्हेन टाइम परमिट्स, फॉर एग्जांपल 1970 के आसपास जब देखोगे, जब ईस्ट पाकिस्तान, आज का जो बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो एटलीस्ट 1 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी जो हैं वो इंडिया में के डिफरेंट स्टेट्स में शरणार्थी के रूप में थे। तो यस, भारत ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। वो वहाँ एक्सेप्ट, उस समय सिचुएशन बहुत बुरी चल रही थी, तो एक्सेप्टेंस दिया गया। जैसे रोहिंग्या के भी कुछ लोग जो हैं इंडिया में निवास कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉपर तरीका से उसके पॉलिसी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये गलत हो गया, कन्वेंशन पे साइन नहीं किया। नेक्स्ट है, इंडिया डज नॉट हैव ए रिफ्यूजी पॉलिसी और ए रिफ्यूजी लॉ ऑन इट्स ऑन, यानी कि भारत के पास प्रॉपर रिफ्यूजी के संबंध में पॉलिसी और लॉ नहीं है। तो ये बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, which one of the following devices changes low voltage alternating current to high voltage alternating current and vice versa? तो देखो, जो जनरेटर है, जनरेटर क्या करता है, वो आपका बिजली का उत्पादन करता है, ये चेंज नहीं करता है। ये आपके लो से हाई जो है और हाई से लो ये चेंज नहीं करता है। मोटर, मोटर क्या है, मोटर आप यूज करते हो, ये जो है ये इसका काम है यूज करना, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके। यस, अब मोटर है डिफरेंट पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, अदरवाइज मोटर नॉर्मली है कि वो रोटेट करेगा, जो भी डिवाइस है उसके लिए वो रोटेट करेगा। ट्रांसफार्मर, यस, ट्रांसफार्मर होते हैं, एक आपका होते हैं जो हाई टू लो करेगा और एक लो टू हाई करेगा। वाइब्रेटर जो है वो डीसी करंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये यहाँ का रहा है अल्टरनेटिंग करंट, तो ये डीसी करंट को लो से हाई में करता है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा है कि मैच करना है फॉलोइंग को। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आंध्र प्रदेश, नो, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो मुंबई में है, ठीक है, तो वो महाराष्ट्र में है। कांडला पोर्ट गुजरात, पारादीप पोर्ट यस उड़ीसा। तो आपका 2 और 3 करेक्टली मैच है। नेक्स्ट का रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में आपको ये विचार करना है।
तो जो देखो साइमन गो बैक, इसी में लाला लाजपत राय को का डेथ हो गया, जो पुलिस लाठीचार्ज में। और उसके बाद ही सॉन्डर्स की हत्या की गई, किलिंग की गई भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों के द्वारा। तो कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द साइमन कमीशन। द साइमन कमीशन डिड नॉट इंक्लूड अ सिंगल इंडियन मेंबर्स, दो इट्स पर्पज वाज टू प्रिपेयर अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। यस, इसी वजह से साइमन का जो विरोध हुआ कि ये कि आप इंडिया के लिए प्रोविजन करने वाले हो, इंडिया के लिए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन किस ढंग से होगा, फ्यूचर रूल्स रेगुलेशंस लॉ इंडिया का किस ढंग से इंडिया को मैनेज किया जाएगा। आप इंडिया को ही मैनेज कर रहे हैं और इसमें से कोई भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया। ये एक रीजन था इसका विरोध का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, द मेंबर्स ऑफ द कमीशन डिसकंटिन्यूड देयर वर्क इन द फेस ऑफ कंट्री वाइड एजिटेशन। नो, इन्होंने अपना वर्क बंद नहीं किया। यस, इनका थोड़ा वर्क प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन ये इन्होंने बंद नहीं किया, ये अपना काम करते रहे और फिर इसको साइमन कमीशन का रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश किया। और उसके बाद ही देखोगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह जो होता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड आरटीसी, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुए हैं साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे ही हुए हैं। तो ये आपका 1 सही है और 2 गलत है। नेक्स्ट का रहा कि थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट्स बजट 2021-22 इज देशभक्ति और पैट्रियोटिज्म। तो ये जो देशभक्ति और पैट्रियोटिज्म जो बजट है, तो ये किसके द्वारा किया गया? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है, अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट है, उसने जो है ये थीम रखा है बजट का, पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति। नेक्स्ट है, हेराथ फेस्टिवल इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो हेराथ जो आया है, हेराथ हरि रात्रि से आया है, ठीक है ना। तो हरि रात्रि, तो सॉरी हर रात्रि, हर रात्रि, तो हरा रात्रि, तो हरा रात्रि, हरा देखो हरा हरि, जैसे एक हरिहर आप जानते हो, हरि हर। तो जैसे हरि मतलब विष्णु होता है और हरा मतलब शिव होता है, हर मतलब शिव, ठीक है। तो हर रात्रि, हर रात्रि से हर हेराथ आया है। तो इसका मतलब है कि नाइट ऑफ शिवा, ठीक है, नाइट ऑफ शिवा यानी कि शिवरात्रि। तो ये क्या है, किसका है? काश्मीरी पंडित्स का है, ठीक है। तो हरि विष्णु को कहते हैं और हर जो है शिव को कहते हैं, तो उससे आया है। नेक्स्ट कह रहा है, द स्पीड ऑफ ए बॉडी दैट हैज मैक नंबर मोर देन 1 इज। तो देखो जो क्या होता है, स्पीड जो साउंड का होता है, साउंड का स्पीड एयर में 332 मीटर पर सेकेंड माना जाता है एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। तो 332 मीटर पर सेकेंड, तो इसको 1 मैक कहते हैं। मान के चलो कि कोई 5 मैक है, इसका मतलब है साउंड का जो एयर में स्पीड है उससे 5 टाइम उसका स्पीड होगा, 5 मैक का यदि है। तो जो भी है 1 मैक से अधिक होता है उसको सुपरसोनिक कहते हैं, और 5 मैक से अधिक होता है तो उसको हाइपरसोनिक कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? सुपरसोनिक। अब देखो सबसोनिक जो होता है इससे कम होता है। अब ये 300, तो ये तीन के तीनों सबसोनिक में आ रहा है और ये सुपरसोनिक में, और 5 मैक से अधिक होगा तो वो हाइपरसोनिक में आएगा। तो इसका ए आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस explains the splitting of a beam of white light into its constituent color। तो देखो ये आपका प्रिज्म है। तो प्रिज्म में क्या है कि जब व्हाइट लाइट देते हो तो ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होकर के डिफरेंट आपके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपके डिफरेंट 7 जो कलर हैं उसमें चेंज हो जाते हैं। तो इस फेनोमेना को, इस प्रोसेस को, ये जो है डिस्पर्सन इसको ये कहते हैं, ठीक है। तो फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग विजिबल लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज डिस्पर्सन। तो ए इसका आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट का रहा हड़प्पन क्राफ्ट जो है वो डिस्प्ले एन अमेजिंग डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन अकॉर्डिंग टू केन्योर केनोयर। व्हाट वाज द पॉसिबल रीजन फॉर सच अचीवमेंट। तो जो आपके ये हैं हड़प्पा के जो दस्तकारी हैं, हड़प्पा के बहुत सारे चीजों के, तो केनोयर कहता है कि इस तरह का
कब पॉसिबल हो सकता है? देखो, फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एट लोकल लेवल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट नहीं करता है। सेंट्रलाइज्ड मार्केट्स फॉर क्राफ्ट, देखो ये लिटिल बिट सही हो सकता है, लेकिन हम इसके इस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, केनोयर के बारे में देखेंगे कि इसने क्या कहा है। तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर फॉर क्राफ्टमैन, देखा जाए तो ये भी अपने आप में सही है, लेकिन ये कह रहा कि स्टेट कंट्रोल, यस कह रहा कि स्टेट कंट्रोल जब होगा, मान के चलो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोल दे किसी चीज को कि यस इसी स्टैंडर्ड का सारी चीजें प्रिपेयर होगी। मान के चलो कि कोई भी है, सपोज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है या व्हाट्सोएवर, फॉर एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर है, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्टैंडर्डाइज करेगी कि यस यही चीज के स्टैंडर्ड पे बनेगा। तो केनोयर के अनुसार है कि स्टेट कंट्रोल होने के कारण जो है, राजकीय नियंत्रण होने के कारण जो है प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन देखा जाता है। क्योंकि जैसे देखो खास करके ब्रिक्स वगैरह देखो कंप्लीट स्टैंडर्डाइजेशन में है कि 1:2:4 के रेशियो में है उनकी हाइट, विड्थ और लेंथ में। तो ये कहता है केनोयर की स्टेट कंट्रोल के कारण। अदरवाइज देखो अपने आप में ये भी सही है, ये भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन जो आंसर है डी है। नेक्स्ट करा, ये देखो ये जो काफी टफ, ये इसको टफेस्ट क्वेश्चन में कह सकते हो, क्योंकि आप पूरे शिलालेख को जो भी उसके मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं उनको तो रट्टा नहीं लगा करके रखोगे, तो ये मैं समझता हूं कि ये टफेस्ट क्वेश्चन में आता है। तो मेजर रॉक एडिक्ट्स 13 रिकॉर्ड्स अशोकाज रिमोर्स एट द सफरिंग कॉज्ड बाय हिज कलिंगा कैंपेन। तो जो कलिंगा कैंपेन में बहुत सारे लोग, लाख्स ऑफ पीपल मारे गए और लाख्स ऑफ पीपल जो है घायल हुए, तो जो अशोक है वो उसको काफी दुख हुआ, तो उसके कारण जो है उसने एक तरह से शांति का मार्ग अपनाया, बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया। तो ये 13 रॉक एडिक्ट इसके बारे में ये जिक्र करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर रॉक एडिक्ट 10 रिकॉर्ड्स अशोकाज विजिट टू लुम्बिनी। नहीं, ये जो रॉक एडिक्ट 10 है वो कंडेम करता है डिजायर फॉर फेम एंड ग्लोरी। तो फेम और ग्लोरी जो है, वो झूठी शान जो आप दिखाने का कोशिश करते हो उसको कंडेम करता है। और स्ट्रेस ऑन प्रोपेगेशन ऑफ धम्मा, जो धम्मा का मैसेज है उसके प्रसार पर ये बल देता है। तो फर्स्ट आपका सही है, सेकंड आपका गलत है। तो देखो फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। तो अब ये आपका दो, तो ये दो तो ऐसे ही एलिमिनेट आपके हो गए हैं, ठीक है। तो दो आपके एलिमिनेट हो गए। अब देखो ये हमारे थ्री पर मेजर ये है, फोर देखो दोनों में है, तो थ्री पर ये मेजर डिपेंड करता है। मेजर रॉक एडिक्ट्स 12 रेफर्स टू धम्मा महामता एज अ न्यू कैटेगरी ऑफ ऑफिसर्स इंस्टीट्यूटेड बाय अशोका। तो ये जो है धर्म अधिकारियों के लिए धर्म महामत, यानी कि ये धर्म के प्रचार प्रसार उसको मैनेज करने के लिए, लोगों को उसके बारे में बताने के लिए ये किए गए, अपॉइंट किए गए ऑफिसर्स। तो ये थर्ड आपका सही है। नेक्स्ट है मेजर रॉक एडिक्ट 12 स्पीक्स अबाउट शोइंग टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल सेक्ट्स। तो ये 12 के बारे में ही कह रहा है कि ये जो है कि स्पीक्स अबाउट शोइंग टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल सेक्ट्स। तो ये भी कहता है जो धर्म महामात्रा जो है, महामत है, ये देखो अदरवाइज महामात्रा होगा, और अदरवाइज ये महामात्र जो है वो अपाली में आपका है। तो ये जो क्या है ये दोनों इसमें से आता है। तो ये 1, 3 एंड 4 इसमें से करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एलिमेंट अमॉन्ग राजगिरी, वैशाली एंड पाटलिपुत्र। तो देखो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र के बारे में तो कह रहा पाली कैनन ऑफ अस्थाविर बादीन्स वॉज कंपाइल्ड देयर। मान के चलो हमको ये पता नहीं है। अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट्स वेयर फाउंड देयर, places where Buddhist council were held, places associated with the compilation of Buddhist canon of the Mahasangika। ये जो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ये है प्लेसेस वेयर बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर हेल्ड। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल किए गए। फर्स्ट आपका जो है राजगृह में किए गए, सेकेंड आपके वैशाली में किए गए, थर्ड आपका पाटलिपुत्र में किए गए, और फोर जो आपका है वो कश्मीर में किया गया कनिष्क के टाइम में, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपका अजात शत्रु के टाइम में किया गया, सेकंड जो आपका है कालाशोका के टाइम में किया गया, और थर्ड जो है वो अशोक के टाइम में किया गया, और फोर्थ जो है वो कनिष्क के टाइम में किया गया। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज सिरोजा विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। तो सिरोजा जो है वो शायद अप्रैल मंथ में 20 अप्रैल के आसपास शायद ये ऐसा था।
तो ये आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हैं वो इंडोनेशिया में आए और इंडोनेशिया में ये करीब-करीब 20 इयर्स बाद इतने सीवियर साइक्लोन ये आए। तो सीवियर साइक्लोन इन इंडोनेशियन रीजन, इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्र में यानी साउथ इंडोनेशिया और अदर रीजन्स को ये प्रभावित किया। तो 99 के बाद यानी कि 22 इयर्स के बाद इस तरह का सीवियर साइक्लोन आया था। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट है कि अ ट्रेन विच इज 150 मीटर लॉन्ग passes a platform of 200 मीटर इन 15 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखो जो ट्रेन है वो किसी पासिस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 200, तो प्लेटफॉर्म 200 मीटर का है, ट्रेन का हाइट ट्रेन का लेंथ जो है 150 है, यानी कि टोटल पास करना ना कितना होता है 350 मीटर। 350 मीटर को पास करने में 15 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगा 350 और बाई 15 इसका स्पीड हो जाएगा। तो 350 बाई तो ये इसको करोगे तो 70 बाई आपके और ये 3 हो जाएंगे। तो 70 बाई 3 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। अब इसको मीटर प्रति सेकेंड है, इसको आपको क्या है किलोमीटर में बदलना है। तो 70 बाई आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है ये डिवाइड आपको करोगे 36 बाई 10 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 0 ये हट गया और ये 12 तो 84 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो 84 किलोमीटर पर सॉरी पर आर, ये मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आर में सॉरी किलोमीटर पर आर में आप कन्वर्ट करोगे तो 84 किलोमीटर पर आर हो जाएगा। नेक्स्ट करा इन अ ग्रुप ऑफ 52 पर्सन 16 ड्रिंक टी बट नोट कॉफी वाइल 33 ड्रिंक टी। ठीक है, तो हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नोट टी। तो कह रहा है कि 16 जो है वो ओनली आपके टी पीते हैं, ओनली टी और कॉफी नहीं पीते हैं। लेकिन 33 जो है वो टी पीते हैं, 33 टी पीते हैं। इसका मतलब क्या है कि टी जो है और प्लस ये टी पीते हैं जो, इसका मतलब वो कॉफी भी पीते हैं जो बाकी है। तो टी प्लस ये 32 हो 33 है। ठीक है, अब कह रहा है कि कितने जो हैं आपके कॉफी पीते हैं लेकिन टी नहीं पीते हैं। तो अब देखो ये टोटल 52 है, 52। ठीक है, इसमें से आप जो है ये 33 को माइनस कर दो, तो 52 में 33 तो ये 19 आपके जो हैं ओनली कॉफी पीते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बी इज थ्राइस एज फास्ट एज ए। तो बी जो है 3 गुना एफिशिएंट है, तेज है उसमें से ये आपके ए से। कह रहा इफ ए कैन फिनिश अ जॉब इन 12 डेज हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बोथ ए एंड बी टू फिनिश द सेम जॉब टुगेदर। जस्ट अब देखो इसमें आपको प्रॉपर रूल्स से जाने की जरूरत नहीं है, आराम से बन जाएगा। देखो जब बी जो है 3 गुना इफिशियंट है तो उसको 1/3 टाइम लगेगा। तो जब आपको ए को टाइम 12 दिन लग रहा है तो बी अकेले करेगा तो उसको 4 दिन लगेगा। तो जब बी अकेले करेगा तो 4 दिन लगेगा। अब बी और ए दोनों मिलके करेगा तो ऑब्वियसली उससे 4 दिन से तो कम ही लगेगा ना। तो ये 3 डेज आराम से हो गया। तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं था आपका। नेक्स्ट कह रहा है कि द वेरी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज मेनली अ रिजल्ट ऑफ। तो देखो जो इसमें से कह रहा है कि हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है, देखो ये यदि डेंसिटी की बात यदि करता, द डेंसिटी यदि वाटर का डेंसिटी हाई क्यों होता है ये आइस से, तो वहां हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। डेंसिटी हाई वाटर का होता है आपके वेपर ये आइस से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका रीजन है। लेकिन कह रहा कि हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन में होता है क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वेपर में आपका जो गैस होता है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस अधिक होता है। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस ये वाटर का एक्सेप्शन है, ठीक है ना, वाटर का एक्सेप्शन है। लेकिन क्या होता है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस को आपको बढ़ाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जो होता है वो वाटर का ज्यादा होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है। तो सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो सी इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट आपके कह रहे हैं
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मानसून इन इंडिया। तो इंडिया में मानसून के संबंध में विचार करें। लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ रेनफॉल ऑफ 50 ईयर्स मीन इन इंडिया इज 88 सेंटीमीटर। तो ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। जो है 50 ईयर्स का एवरेज लिया जाता है। कुछ रीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि मान के चलो नॉर्थ ईस्ट मेघालय वगैरह में है 400 सेंटीमीटर होता है। लेकिन फिर आप चलते चला जाओ दिल्ली दिल्ली में 60 के आसपास होता है। फिर आप राजस्थान के वेस्टर्न राजस्थान के कुछ थार डेजर्ट में देखो तो वहाँ 10 सेंटीमीटर करीब होता है। इलाहाबाद देखो तो 75 सेंटीमीटर होता है। फिर तो लेकिन लॉन्ग टर्म एवरेज यानी कि इंडिया का हम एग्रीगेट यदि डिफरेंट स्टेशंस को जो मीटरिंग स्टेशन रेन गेज जहाँ लगा हुआ होता है, तो हम डिफरेंट स्टेशंस का मेजरमेंट करते हैं, तो हम पाते हैं कि लॉन्ग टर्म जो एवरेज 50 ईयर्स है, तो वो आपका 88 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट सही है। कह रहा है कि मानसून इन 2019 एंड 2020 was the only time in century when back to back there is above average rainfall। तो कह रहा है 2002 कंटिन्यूअस ईयर में क्या ये फर्स्ट टाइम था? नहीं, दिस इज द थर्ड टाइम। यानी लास्ट 100 ईयर्स में 3 ऐसे बार हुए हैं कि कंटिन्यूअस 2 साल जो है वो अबव एवरेज रेनफॉल हुआ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट करा, सर्ज प्राइसिंग टेक्स प्लेस व्हेन अ सर्विस प्रोवाइडर। तो देखो क्या होता है सर्ज प्राइसेस यानी उछाल मूल्य निर्धारण। तो अदरवाइज नॉर्मली जो है मार्केट डिटरमाइन करती है कि किसी चीज का प्राइस क्या होगा, और कुछ सेक्टर में जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन वगैरह है, इसेंशियल मेडिसिन है, तो इसेंशियल मेडिसिन या एसेंशियल आइटम है, तो गवर्नमेंट उस पर डिसाइड करेगी। मेडिसिन वगैरह में ये ऐसे है कि इससे ज्यादा प्राइस आप नहीं रख सकते हो। जैसे अभी हमने देखा कि बहुत सारे जो मेडिसिन थे बहुत ज्यादा कॉस्टली ये हुआ, और जो 1,000 रुपए की चीज 50-50 हजार तक में बिका। तो कोई भी सर्च प्राइस क्यों होता है? क्यों? क्योंकि रेजेस द प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट और सर्विस एज डिमांड आउट स्ट्रिप सप्लाई। डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सप्लाई जो है लिमिटेड रहता है। देखो किसी चीज में प्राइस विद टाइम पासेस इन्फ्लेशन के कारण प्राइस बढ़ता है, दिस इज ट्रू। हर वो चीज, जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग आप लोग यदि बचपन में थे, तो फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है 1 रुपए में, हमने बचपन में छोटे थे तो जो छोटे छोटे चॉकलेट होते थे, एक ये वाला विदाउट रैपर वाला, तो 1 रुपए में 20 खरीदते थे। आज आपके पास 1 रुपए में एक मिल रहा है। या आप जस्ट इमेजिन करो कि किसी भी चीज का डीजल पेट्रोल से लेकर के और बहुत सारे स्वीट्स, कपड़े, क्लॉथिंग, व्हाटसोएवर, जो भी टूथपेस्ट, तो हर वो चीज का प्राइस विद टाइम पासिस जो है सप्लाई बढ़ा है, फिर भी टाइम पासिस इन्फ्लेशन के कारण बढ़ता रहता है। लेकिन अचानक जो प्राइस सर्ज होता है, तो वो जो सप्लायर है वो जान रहा है कि जितना हमारे पास सप्लाई हो रही है वो उससे अधिक डिमांड है, यानी कि डिमांड जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट ए इज बिहाइंड सी, बी इज इन फ्रंट ऑफ डी और सी इज बिहाइंड डी, हु इज फर्स्ट इन द रो। तो जैसे जैसे आपका कह रहा है, अब देखो ए इज बिहाइंड सी यानी कि सी जो है वो ऊपर है, इसको फ्रंट हम इसको मान लेते हैं कि ये फ्रंट डायरेक्शन है, तो ए है बिहाइंड। ठीक है, अब बी का अभी हम यहां नहीं अलग कर लेते हैं। बी इज इन फ्रंट ऑफ डी, बी जो है डी के ये है फ्रंट में है, और सी जो है डी के बिहाइंड है। अब देखो सी जो है डी के बिहाइंड, इसका मतलब अब यहां क्या होगा, डी और यहां बी। ठीक है, तो यहां आपका बी होगा। ठीक है, कह रहा हु इज फर्स्ट इन द रो। अब देखो इसमें से आराम से आपको पता चल गया रो में फर्स्ट कौन सा है आपका, तो ये बी है। नेक्स्ट कह रहा है उषा रन्स फास्टर देन कमला। तो यू फास्टर देन के। अब प्रीति रन स्लोअर देन स्वाति, यानी कि ये स्वाति ये है, और स्वाति जो है रन स्लोअर देन कमला। ठीक है, तो अब देखो अभी हमने देखा था इसमें कि ये है जो उषा है वो फास्टर है, तो उषा तो नहीं ही होगा, उषा हट गया। अब देखो
जो ये प्रीति है वो स्वाति से फास्ट है, तो प्रीति भी आपका हट गया। अब देखो कमला और स्वाति 2 में आया, तो स्वाति स्लोअर है, तो इसका ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? सॉरी 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ, स्वाति रन्स स्लोअर देन कमला, ठीक है? तो स्वाति जो है वो स्लोअर है और अच्छा सॉरी प्रीति रन्स स्लोअर देन स्वाति, ठीक है? प्रीति 1 सेकंड प्रीति ये उल्टा हो गया, ठीक है? प्रीति जो लोअर देन स्वाति सॉरी तो प्रीति होगा, ठीक है? प्रीति जो है स्वाति से स्लोअर है, तो प्रीति हो गया। आई एम सॉरी ये साइन उल्टा हो गया था, ठीक है? नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट कह रहा कौन सा नहीं है? इन द कंडक्शन मोड ऑफ ट्रांसफेरेंस ऑफ हीट द मोलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड पास हीट फ्रॉम वन मोलिक्यूल टू अनदर विदाउट मूविंग फ्रॉम देयर पोजीशन। यस, जो सॉलिड में होता है तो वाइब्रेशन होता है आपके मोलिक्यूल के बीच, तो एक मोलिक्यूल है दूसरे मोलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करता है विदाउट मूविंग फ्रॉम देयर पोजीशन। अपना पोजीशन नहीं ये करता है, एनर्जी वाइब्रेट करके उसमें ट्रांसफर करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, the amount of heat required to raise the temperature of a substance is called a specific heat capacity। नहीं, वो हीट कैपेसिटी ये है ये अदरवाइज उसमें जो है उसको थर्मल कैपेसिटी कहते हैं, स्पेसिफिक हीट नहीं कहते हैं, वो थर्मल कैपेसिटी उसका होता है। तो बी आपका गलत हो गया, तो आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस इज थ्रू कन्वेक्शन मोड, सही है। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी और at lower temperature without heating the space between them is known as radiation। ये भी आपका सही है, तो बी आपका गलत है। नेक्स्ट का रहा an accurate clock shows 8 o'clock in the morning, the hour hand then rotates by 90 degree the time in the clock। देखो टोटल जो घड़ी है तो वो 360 डिग्री है, 12 आवर्स होते हैं, इसका मतलब 1 आवर में क्या है 30 डिग्री, तो 90 डिग्री कर रहा है तो 90/30, इसका मतलब 3 आवर्स मूव करेगा, तो 8 से वो 11 ओ क्लॉक, ठीक है? तो ये आपका सी आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ई संता। कह रहा है कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एक्वा फार्मर्स एंड द बायर्स। यस, जो एक्वा कल्चर से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट हैं, मेनली आपका जैसे फॉर एग्जांपल मछली, एक्वा कल्चर में मेन है मछली, और अदरवाइज मखाना वगैरह भी, जैसे देखो बिहार जो है मखाना उत्पादन में टॉप पे है। तो मेजोरिटी जो है मछली का उत्पादन, और अदर टाइप्स के मछली में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो वो जो ई संता है वो आपका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि फार्मर्स जो एक्वा फार्मर्स हैं वो और बायर्स, सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नहीं, ये जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये बी गलत हो गया, तो ओनली वन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ए कैन डिग अ pit in 5 days and B can dig in 3 days. How long will it take if both A and B work together? अब देखो इसमें देखना है कि 8 ये ए जो है 5 डे में डिग करता है, इसका मतलब एक दिन में 20% वर्क करता है। बी जो है 3 डे में डिग करता है, तो इसका मतलब 33.33% ये वर्क कर रहा है। तो दोनों को कंबाइंड करोगे तो 53.33% हो जाएगा। अब देखो 53.33% एक दिन में हो रहा है, तो ये काम कितने दिन में? 2 दिन से थोड़ा कम लगेगा, तो 2 दिन से थोड़ा कम लगेगा, तो देखो दूसरा यदि आंसर ए होगा, आप समझ सकते हो कि ये आंसर यदि 2 से ये थोड़ा-सा कम है तो क्लोज में है, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अब 4 डेज़ तो कभी हो नहीं सकता है। अब ये 8/15 इसका मतलब ये 1 दिन से भी कम है, तो 1 दिन से तो कम तब होता ना जब दोनों मिलाकर के 100 प्लस करता। ये 2 तो ये पूरे यदि 50% होता तब आपका जो है वो 2 डेज़ लगता। तो ये 2 डेज़ से थोड़ा कम लग रहा है, तो ए बन गया आराम से। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है? तो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखो इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, अदरवाइज मैं कल इसका बता दूंगा आंसर। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करें कि इसके 25 क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर क्या है, ठीक है? तो एटलीस्ट ये रहेगा
कि आप एक्टिव हो। बहुत सारे मुझे खुशी है कि कुछ कैंडिडेट रेगुलर रूप से अपने मार्क्स पोस्ट करते हैं। देखो जो पेड वाले हैं, जो पेड इसमें हैं, तो वो पर्सनली उसमें से बहुत सारे हैं जो डेली अपने मार्क्स पोस्ट कर रहे हैं, जो हमें अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम नंबर पे बता रहे हैं। लेकिन जो इसके पेड सब्सक्राइबर नहीं हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना डेली जो भी करते हैं उनको थैंक यू, और जो नहीं करते हैं वो अपना रेगुलर ये करें, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं 25 नंबर का, अदरवाइज मैं कल इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। नेक्स्ट ये है आपका जो पेपर 2 में है, तो डे 10 का जो सॉल्यूशन है, ये डे 10 का सॉल्यूशन है। आई होप कुछ लोग एक दो लोग ने पोस्ट किया था अपना मार्क्स, तो दैट्स गुड। आप रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने पर ही, क्योंकि देखो ग्रामर में क्या है, फुल मार्क्स आपका मिल जाता है। यदि आपने सही इसको किया है तो फुल मार्क्स मिलेगा, और यदि गलत किया है तो ऑब्वियसली है जीरो मिलेगा। लेकिन ऐसे वगैरह रिपोर्ट राइटिंग, ये सब आर्गुमेंट राइटिंग, उसमें फुल मार्क्स तो आपको नहीं मिलेंगे ना। लेकिन इसमें क्या है, आपको ग्रामर में फुल मार्क्स मिलते हैं। तो स्क्रीन को पॉज करो और आप उसको आंसर को अपना मैच करो। ये देखो इसमें क्या है कि वो फ्रेजल वर्ब और जो इडियम्स था उससे आपको सेंटेंस बनाना था, तो मैंने मीनिंग इसका आपको बता दिए हैं। यहाँ मीनिंग मैंने बता दिया है, सेंटेंस आपको फॉर्म करना है। तो मीनिंग यहाँ देख लो, और ऑब्वियसली है इसको आप आराम से सर्च करो। जितना ज्यादा मीनिंग वर्ड पावर आपका स्ट्रांग है उतना आपका फायदा, क्योंकि इसमें रूल्स तो नहीं है ना, इसमें आप मीनिंग जानते हो तो जानते हो। अब वॉइस है, नरेशन है, इम्फेटिक है, क्वेश्चन टैग है, ये सब के तो आप क्या है रूल्स जान रहे हो तो आप उसको बना लोगे। लेकिन वर्ड पावर वाले में क्या, आपका यदि वर्ड पावर सही है तो आप बना पाओगे, नहीं है तो नहीं बना पाओगे। नेक्स्ट ये सेंटेंस करेक्शन वाले में है, इसको आप स्क्रीन को पॉज करो, आप अपना मैच करो जो भी है। और मैं समझता हूँ कि एक स्मॉल अपना नोटबुक में ये सारे को डेली आप अपना नोट करते जाओ। डे 11 आज का जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पॉज करो, इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लो, और उसके बाद सोल्व करो आराम से, इसको देखो। और जब कल इसका सॉल्यूशन मिलेगा तो आप मैच करके देखना कि यस हमारे कितने करेक्ट हो रहे हैं। तो स्क्रीन को पॉज करो और इसको देखो, राइट राइट करो। नेक्स्ट आपका है प्लूरल इनके बनाने हैं, और प्लूरल बना करके इससे सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट जो है इनको सेंटेंस को ये करेक्ट करना है। तो स्क्रीन को पॉज करो और इन सेंटेंस को करेक्ट करना है। नेक्स्ट जो है राइट एन एसे इन अप्रोक्सीमेट 300 वर्ड्स। तो करा कि पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कहते हैं कि पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यदि ये हर कंटेक्स्ट में होता है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। यदि आप एज ए मान के चलो कमांडिंग ऑफिसर हो, तो आपके पास पावर दिया जा रहा है, तो उस पावर के साथ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि एक तो देश का प्रोटेक्शन करना, और अपने मेन का भी जो अपने पर्सनल है उनका भी प्रोटेक्शन करना। जो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो यहाँ हम जनता के द्वारा जो है जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं, और जिस पार्टी का मेजोरिटी होता है वो सत्ता में आते हैं। तो जब सत्ता में आते हैं तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं है कि अभी जो भी है कैबिनेट रिसफल हुआ, और रेगुलर रूप से ये चर्चा में रहता है कि यदि मोदी गवर्नमेंट के पास आप हमारे आपके टाइम में दिस इज द फर्स्ट टाइम कि कोई गवर्नमेंट जो है अपने बूते पे मेजोरिटी में है, यानी और वो भी कंसिक्यूटिवली, यानी कि लास्ट ईयर लास्ट लोकसभा में भी था मेजोरिटी इसका अपने आप और अपने बूते पे, और इस बार तो और ज्यादा ये 303 का इसने मार्क टच किया। लेकिन कोविड 19 के केस में देखोगे कहीं ना कहीं प्रॉपर मैनेज नहीं किया गया, और इसी वजह से जो भी है कुछ सीनियर मिनिस्टर को हटाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल हर्षवर्धन, हर्षवर्धन एज ए पर्सन ही इज ऑनेस्ट पर्सन, इस चीज को नकार नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस उनका सही नहीं था, तो वो चीजों को हटाया गया, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जनता ने दी है उस चीज को
फॉलो करना चाहिए। तो ये आपका इंडिविजुअल लेवल पे भी आता है, कंट्री के लेवल पे भी आता है। हिस्ट्री में चीज़ें ऐसी हुई है कि जो इस चीज़ को समझ पाए कि पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनका जो है सत्ता स्ट्रांग रहा। यदि आप अकबर का प्रशंसा करते हो, अशोक का प्रशंसा करते हो, सम्राट अशोक का, तो इस वजह से कि उन्होंने पावर के साथ-साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़िम्मेदारी ली, तो दिस इज़ विटनेस्ड फ्रॉम हिस्ट्री इटसेल्फ। नेक्स्ट आपको है आर्गुमेंट, इस पर लिखना है। सोशल मीडिया इज स्प्रेडिंग मोर डिसइंफॉर्मेशन, सॉरी इसको देन कर दो, ठीक है ना, आई एम सॉरी, देन होगा, ठीक है ना, ठीक है, देन इंफॉर्मेशन, ठीक है। सोशल मीडिया इज स्प्रेडिंग मोर डिसइंफॉर्मेशन देन इंफॉर्मेशन। यानी कि इंफॉर्मेशन क्या है, किसी भी चीज के लिए हम सोशल मीडिया से क्यों जुड़ते हैं, दो चीजें हैं। एक तो है कि बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो हर से आप इंडिविजुअली जो है बात नहीं कर सकते हो, तो बहुत बार है उनके बारे में कुछ अपने वो अपडेट्स होते हैं, उस चीज़ को डालते हैं। एक तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत बार क्या है कि देखो अर्ली टाइम में जब था कि टेलीफ़ोन वगैरह नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो लोग एक बार सपोज़ कॉलेज में साथ में पढ़े, उसके बाद वो बाहर निकल गए, तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं। अब लेटर कौन रेगुलर रूप से लिखेगा? कुछ लोग जैसे लेटर लिखते थे, महात्मा गांधी के टाइम में तो फ़ोन मोबाइल था नहीं, तो महात्मा गांधी एक-दूसरे को लेटर लिखते थे। जवाहरलाल नेहरू लेटर लिखते थे कि यस, वो लेटर अपना पहुँचा, जब पहुँचा फिर अपना उसको इनफैक्ट जब हम लोग छोटे थे, उस टाइम में भी लेटर चलता था। लेकिन फिर मोबाइल वगैरह जब आपका आया तो ये खत्म हो गया। लेकिन सोशल मीडिया क्या है? आपको वो प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि आप एक-दूसरे से कनेक्ट रहें, आप डायरेक्ट वहाँ मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अभी के हम डेट में देखते हैं बहुत सारे फेक न्यूज़, ये डिसइन्फॉर्मेशन, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है, उससे अधिक जो है आपका डिसइन्फॉर्मेशन मिल रहा है। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप जो सुनते हो और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, तो ये इस पर आपको आर्गुमेंट लिखना है कि सोशल मीडिया इज स्प्रेडिंग मोर डिसइंफॉर्मेशन देन इंफॉर्मेशन, ठीक है। आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं रिप्लाई कर देता हूं जो भी जेन्युइन है। और जिनको भी पर्सनल क्वेश्चन है, मैसेज है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पर। देखो एक चीज है कि जब भी मैसेज करते हो, तो अब हाय करके और फिर आप आराम से आपके पास जो मैसेज है वो आप डिलीवर करो। यस, आप जो फर्स्ट टाइम आप मैसेज कर रहे हो, तो आप ये देखो, कुछ लोग हैं, कुछ कैंडिडेट हैं जो प्रॉपर फॉर्मेट में करते हैं, यस आई एम सो एंड सो, आई नीड दिस हेल्प, या मेरा ये क्वेश्चन है। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि हाय किए या हेलो किए और उसके बाद आराम से सो गए, फिर उसके बाद मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद अगले दिन फिर ये करेंगे। तो मैं कुछ एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास ये नहीं, जेन्युइन आपके पास जो रीज़न है, फर्स्ट टाइम यदि आप मैसेज कर रहे हो, तो आपके पास प्रॉपर ये फॉर्मेट होता, कहीं भी होता है कि यस, जैसे किसी को आप कॉल करते हो, तो मान के चलो जिसका नंबर आप जिसको फ्रीक्वेंटली कॉल कर रहे हो, जो आपका नंबर सेव किए हुए हैं, तो ठीक है, उनको रेगुलर आपको बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन प्रोफेशनल वे क्या होता है यही, कि जब भी आप फ़ोन यस, आई एम स्पीकिंग दिस, तो आप इस चीज़ को ये करो कि मैसेज आप प्रॉपर तरीका से लिख दो। मैं तुरंत नहीं, जब जिस समय मैं अदरवाइज़ मैं इंस्टेंटली रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और रिप्लाई करता हूँ। अब लेकिन सम टाइम सपोज़ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, व्हाट्सएवर बिज़ी है, तो थोड़ा देर में आपको रिप्लाई ये कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आप मैसेज करो, कॉल डायरेक्ट ना करो, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। जिन्हें भी टेस्ट वगैरह लिखना है या जिनको प्रोग्राम इसको सब्सक्राइब करना है, तो आप इन दोनों नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।